यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। और आज का पेपर है इंग्लिश का मॉडल पेपर है, जो कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए। तो 2025 इंग्लिश का पेपर है। आपको टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और जो आपका मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर है। और इसमें जो है फर्स्ट 15 मिनट आर एलोकेटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको शुरू के 15 मिनट जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। बाकी 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू द 4 सेक्शंस A B C एंड D, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 सेक्शन है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सेक्शन से वो आपके क्या है, कंपलसरी है, यानी सभी सेक्शन आपको करना है। ऑल द मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, और जो आपके जो नंबर होंगे वो क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ये शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं। रीडिंग क्वेश्चन सेक्शन है, क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का है, देखिए 15 मार्क्स यहाँ मार्क है। अब पैसेज पढ़ते हैं, क्या है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अगर आप सुबह उठते हो तो आपका हेल्थ और बढ़ता है और आप खुश रहते हो। द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। अगर कोई देर से उठता है तो उसे दिन में फिर से आराम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल लेट आर इन द इवनिंग, ठीक है। अगर कोई देर से उठता है तो उसे देर रात तक काम भी करना पड़ता है, यानी शाम को देर तक काम करना पड़ता है। ही हैज़ गो टू विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ। और वो क्या होता है, जब वो शाम को देर तक काम करेगा तो जो है वो शाम की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, लिखा ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट। और जब वो देर से उठता है तो अपना काम भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर द रीज़न फॉर दिस दैट ही कैन टेक एडवांटेज फॉर द रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो सुबह उठता है उसके लिए एडवांटेज क्या रहता है, एडवांटेज ये रहता है कि वो सुबह सुबह अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ लोग का कहना है कि अगर रात में मिडनाइट यानी देर तक अगर रात में काम करते हैं तो वो अच्छा समय होता है काम करने के लिए। सेवरल ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत से ऐसे थिंकर हैं जिनका ये कहना है कि अगर वो मतलब रात में जो रात होता है यानी मिड नाइट होता है उसमें जो होता है वो काम करते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहता है। इट इज़ ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन। ये बात सही है कि कुछ लोग का दिमाग जो होता है बहुत तेज होता है, ठीक है, एट द मिड नाइट, मतलब वो रात में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। व्हेन द बॉडी नीड्स टू रेस्ट एंड स्लीप, जब जब क्या होता है, बॉडी को ज़रूरत होती है, व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। मतलब जब लोगों को रेस्ट की जरूरत होती है तो उन समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है। दोज हु वर्क एट टाइम सून र्यून देयर हेल्थ। अगर क्या होता है कि दोज हु वर्क एट टाइम सून र्यून देयर हेल्थ, ये कहा जाता है कि अगर रात में मतलब बहुत समय तक काम करते हो तो आपकी हेल्थ स्पॉइल होती है यानी ख़राब होती है। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव द बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। अगर क्या होता है, बैड हेल्थ जो अगर आपका रहेगा यानी आपकी जो हेल्थ सही नहीं रहेगी तो लंबे समय के बाद आपकी जो हो जाएगी वो हेल्थ या ये आपके मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, वाई इज़ अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। सुबह उठने वाले और जो होते हैं वो लेट उठने वालों में मतलब जो सुबह उठने वाले तो बेटर क्यों होते हैं। तो आंसर है अर्ली राइजिंग इज़ बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज इट लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वही अभी पहली लाइन में लिखा था कि उनको बेटर हेल्थ और हैप्पीनेस मिलता है। एंड अर्ली राइजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग मॉर्निंग आवर। और जो सुबह उठते हैं वो सुबह रिफ्रेश रहते हैं। कंप्लीट वर्क एफिशिएंसी एंड हैव टाइम फॉर इवनिंग एक्सरसाइज। और उनके पास ये समय होता है कि शाम को एक्सरसाइज टहल घूम भी लेते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्थ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इन कंट्रास्ट यानी अब अपोजिट में क्या है, अ लेट राइजर इज फोर्स टू वर्क लेट इन टू द नाइट। अगर जो लेट उठते हैं तो उन्हें रात में लेट तक काम करना पड़ता है, देर तक काम करना, विच नेगेटिवली इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग, जो कि उनके ऊपर जो उनके काम होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। अभी मिडनाइट ऑयल वाली बात आई थी, यानी रात में वो लोग काम क्यों करना क्यों पसंद करते, कुछ थिंकर का मानना है। सम थिंकर्स बिलीव दैट द क्वाइट आर
क्वाइट आवर्स ऑफ द मिडनाइट प्रोवाइड द डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। कुछ लोग का ये कहना है कि रात में जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी कोई परेशान करने वाला नहीं होता, शांति से पढ़ाई कर लेते हैं। अलाइंग देम टू फोकस बेटर, तो वो क्या होता है अपने काम पे बेटर फोकस करते हैं। दे फील दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर बेस्ट वर्क ड्यूरिंग दीज आवर्स। ठीक है, उनका कहना होता है कि जो है इस समय वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट? डिसएडवांटेज मतलब होता है कि नुकसान क्या है, अगर रात में आप काम करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट इट इफेक्ट्स हेल्थ नेगेटिवली, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। द बॉडी रिक्वायर्ड रेस्ट एंड स्लीप एट नाइट। ठीक है, बॉडी जो शरीर होती है आपको वो रात में सोने के लिए बनी होती है, यानी वो सोने के लिए तैयार रहती है, लेकिन आप जगते हो। दैट दोज हु कंटिन्यू वर्किंग एट दैट टाइम मे इवेंचुअली suffer from poor health which in turn affect the quality of their work। अगर रात में काम करते हैं तो वही कहा कि पुअर इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे। डी देखते हैं इसका। व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स? ठीक है, अब पॉसिबल एडवांटेज क्या होता है, अगर सुबह जो लोग काम करते हैं उसका क्या लाभ है, और जो रात में काम करते हैं उसका क्या लाभ है। तो मॉर्निंग आवर्स में देख लेते हैं। दे ऑफर अ फ्रेश एंड एनर्जेटिक स्टार्ट ऑफ द डेली डे। जो सुबह उठते हैं वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। अलाइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी यानी उनकी क्षमता बढ़ी रहती है। द माइंड इज क्लियर, उनका मन बहुत शांत रहता है। एंड बॉडी इज़ वेल रेस्टेड, और शरीर भी उनका बहुत आराम करके उठता है। मिडनाइट आवर्स वाले दे प्रोवाइड क्वाइट एंड अनडिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर। जो रात में जगते हैं उनका कहना होता है कि भाई रात में जो होता है एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, मतलब कोई शांत वातावरण रहता है। विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर डीप कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिव वर्क। और वो क्या करते हैं, उनका कहना है कि डीप कंसंट्रेशन, बहुत गहन अध्ययन कर लेते हैं, बहुत गहन उनका कंसंट्रेशन रहता है, और क्रिएटिव वर्क करते हैं, यानी रात में कोई अच्छा काम करते हैं जो उनको अच्छा पसंद होता है। विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अपोजिट फॉर ऑफ नॉइजी। नॉइजी जो वर्ड है इस पैसेज में, नॉइजी वर्ड है, उसका अपोजिट यानी बिलोम क्या होता है। ठीक है, बिलोम उसका क्या होता है, तो होता है क्वाइट। ठीक है, नॉइजी मतलब होता है शोर मचाना, क्वाइट मतलब होता है एकदम शांत रहना। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय द बर्निंग मिडनाइट ऑयल? तो बर्निंग मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स वर्किंग लेट इनटू द नाइट ऑफन सैक्रिफाइसिंग स्लीप टू कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब ये होता है कि रात में देर तक जगना और अपने आप को मतलब बहुत सेक्रीफाइस करना, बहुत मेहनत करना काम को कंप्लीट करने में। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रूइन या र्यून? ठीक है, तो र्यून का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, तो वो होता है डिस्ट्रॉय या स्पॉइल करना। ठीक है, यानी र्यून का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, स्पॉइल करना, वैसे ही डिस्ट्रॉय उसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन बी पे चलते हैं, ये राइटिंग वर्क है। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है, तो आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल 3 टॉपिक हैं। पहला है योर एम इन लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, और दूसरा जो है प्रदूषण की समस्या भारत में क्या है। और तीसरा है राइजिंग प्राइसेस, और जो कीमतें वस्तुओं की बढ़ रही उसकी उस पर। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक पे लिखना है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, माई एम इन लाइफ। ठीक है, मेरे जीवन का उद्देश्य। ठीक है, इस पर हम लिख रहे हैं आर्टिकल। आंसर देखते हैं। हैविंग अ क्लियर एम इन लाइफ गिव्स डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस। माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, आप डॉक्टर की जगह कुछ और लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं, आईएएस अधिकारी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो डॉक्टर को मान के चलें कि हम जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क ऑफ डॉक्टर्स हु सेव लाइव्स एंड ब्रिंग रिलीफ टू सफरिंग पेशेंट। ठीक है, हमको इंस्पायर यानी हमको प्रोत्साहन कहाँ मिला कि हम जो है डॉक्टर बने। तो जो जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के जीवन को बचा रहे हैं, और जो है पेशेंट जो बहुत परेशानी में रहते हैं उनको बचा रहे हैं, उनसे इंस्पायर मिला बड़े डॉक्टर्स को देख के। मेडिसिन इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशन बट अ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मेडिसिन का मतलब होता है, जो डॉक्टर का फील्ड होता है, वो कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई मतलब व्यापार जैसा नहीं है, प्रोफेशनल काम नहीं है। ये एक सर्विस है, एक सेवा है ह्यूमैनिटी की, यानी समाज में मनुष्य के लिए एक सेवा है। वांट टू स्पेशलाइज्ड आप पेडियाट्रिक्स, बिकॉज पेडियाट्रिक्स बनना चाहते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन में क्या बनना चाहते हैं, पेडियाट्रिक्स, बिकॉज आई लव चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों के डॉक्टर बनना चाहते हो। ठीक है, इसमें माना गया। आप कुछ और लिख सकते हो कि हम हार्ट के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लंग्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसमें पीडियाट्रिक्स मतलब होता है बच्चों के डॉक्टर। एंड वांट टू इंश्योर दैट ग्रो अप हेल्दी, और ताकि बच्चे अच्छे से ग्रो हों। टू अचीव मेनी माई गोल। ठीक है, आई एम डिटरमिन्ड
टू स्टडी हार्ड एंड गेन द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, तो हम जो है हमारा डिटर्मिनेशन क्या है कि हम जो है हार्ड स्टडी करेंगे, यानी खूब कठिन मेहनत करेंगे, और खूब ज्ञान प्राप्त करके जो है वो और स्किल अपना डेवलप करेंगे, यानी अपना विकास करेंगे अपने माइंड का। अ डॉक्टर्स लाइफ इज़ नॉट ईजी, डॉक्टर का जीवन बहुत ईजी नहीं होता। इट रिक्वायर्ड पेशेंस, इनमें बहुत धैर्य चाहिए, कंपैशन करुणा चाहिए, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और पूरे जीवन पढ़ना पड़ता है, ये भी चाहिए। हाउ एवर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हेल्पिंग अदर मेक्स ऑल द एफर्ट्स वर्थ वाइल, जब किसी जो होता है किसी दूसरे की मदद करते हो तो उसको उससे जो सुकून मिलता है वो बहुत ज़्यादा वर्थ वाइल होता है, यानी उसकी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। I have to serve society, especially in rural areas where medical facilities and scarce. ठीक है, the fulfilling my aim, I will contribute the making the world better and healthier please। ठीक है, हमारी यही है कि हम जो है बहुत लोगों को बेटर बनाए और हेल्थियर बनाए, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट अ लेटर टू अ प्रिंसिपल टू योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, जो क्या कंप्लेन करना है, क्या शिकायत करनी है, शॉर्टेज ऑफ द बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आपके जो आपके स्कूल है उसमें जो आपका पुस्तकालय है यानी लाइब्रेरी है, उसमें किताबों की शॉर्टेज हो गई, इस पर आपको लेटर लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को, एप्लीकेशन लिखना है। दूसरा, राइट अ लेटर, इन दोनों में से कोई एक करना है। राइट अ लेटर टू अ एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स फ्लड इन योर टाउन और विलेज। ठीक है, एक एडिटर मतलब संपादक, तो जो न्यूज़पेपर जो आपके यहाँ समाचार पत्र आता है उसके एडिटर को एक लेटर लिखना है। सिचुएशन ये है कि आपके टाउन या विलेज में बाढ़ आई हुई है, तो उस सिचुएशन पे आपको लिखना है। तो हम इस वाले टॉपिक पे लाए हैं, तो इस वाले टॉपिक पे लिखते हैं प्रिंसिपल को। देखिए, टू द प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज अलीगढ़, या आप कॉलेज का नाम कुछ और डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट, कंप्लेन रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज हो गई, इस पर लिखना है। रिस्पेक्टेड मैम ऑब्लिक सर ऑब्लिक मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी। हम आपको पत्र लिख रहे हैं, आपका अटेंशन मतलब आपका ध्यान खींचने के लिए कि हमारे कॉलेज में कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज हो गई है। मैनी स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें किताबें नहीं मिले। रेफरेंस मटेरियल यानी जो अदर किताबें वो नहीं मिले, एंड अदर इसेंशियल बुक्स फॉर आवर कोर्स, और हमारे कोर्स के कुछ और महत्वपूर्ण किताबें भी नहीं मिल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स कम है। ड्यू टू द इशू वी आर अनेबल टू कंप्लीट असाइनमेंट एंड प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर एग्जाम्स, हम अपना असाइनमेंट बोलता है गृह कार्य, यानी कुछ काम मिलते हैं जो स्कूल के, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हम अपना तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं पेपर की। टू डिमांड द बुक्स इन इंक्रीजिंग बट अवेलेबल स्टॉक्स इज इनसफिशिएंट। ठीक है, हम किताबों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टाफ मतलब उसमें स्टॉक नहीं है, यानी वहाँ पे बुक्स नहीं है। सम बुक्स आर आउटडेटेड, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है, वाइल अदर आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, और कुछ नहीं मिल रही हैं। वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू अपडेट द एंड एक्सपैंड द लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में किताबों की संख्या को बढ़ाइए। इट वुड बी बेनिफिशियल इफ़ मोर कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कम्पिटेटिव एग्जाम बुक्स आर एडेड। ठीक है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर कुछ टेक्स्ट बुक यानी कुछ किताबें और कुछ एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी जो प्रतियोगी किताबें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आई होप यू विल कंसिडर द रिक्वेस्ट टू टेक द प्रॉम्प्ट एक्शन एंड इम्प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे समस्या को समझेंगे और इस फैसिलिटी को बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट, योर सिंसियरली एक्सवाइजेड। यहाँ पे नाम नहीं लिखना होता, इसलिए बच्चों का भी नाम मत लिखना। ठीक है, वरना कॉपी चेक नहीं होगी। दो सेक्शन हो गए ये भी। अब सी पे चलते हैं। सी होता है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, तो 10 नंबर रहेंगे। फिर लिखा कंट्री रूल्ड बाय द किंग, यानी ऐसा देश, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब बहुत एक लाइन लिखी होगी उसके लिए एक शब्द चुनना रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं। कंट्री रूल्ड बाय द किंग यानी ऐसा देश जहाँ पे राजा शासन करता हो तो उसको मोनार्की कहते हैं। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जनता का शासन होता है, जैसे कि इंडिया है। मैट्रियार्की होती है जहाँ पे महिलाओं का शासन होता है। ओलिगार्ची जहाँ होता है, जहाँ कुलीन तंत्र बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ धनी लोग शासन करने लगे तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। मेनली जो किंग का है वो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी हमने ऐसे ही बता दिया। मोनार्की इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर अ किंग और क्वीन रूल द कंट्री। ठीक है, या राजा या रानी अगर देश पर शासन करे तो उसको बोलेंगे मोनार्की। ठीक, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, जिसने धार्मिक विश्वास को खो दिया हो यानी त्याग दिया हो, यानी धर्म में जो विश्वास ना करता हो, सीधा सीधा मतलब उसको बोलते हैं अपोस्टेट। क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। ठीक है, एथीस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक हो, जो भगवान पे विश्वास ना करें। ठीक है, और
ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो उम्मीद रखता है अपने मन में। इसका शायद नहीं पता। एन अपोस्टेट इज द पर्सन हु अबंडन्स और रिनाउंस देयर रिलीजियस फेथ, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जो मतलब अपना जो है वो धार्मिक विश्वास खो चुका हो। वन हु टेक द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। ब्राइट साइड मतलब होता है जो हमेशा अच्छा सोचता हो या उम्मीद रखता है, उसको बोलते हैं आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, यानी जो नेगेटिव सोचता हो या निराशा की बात करता हो। एन ऑप्टिमिस्ट इज समवन हु ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स एंड एक्सपेक्टेड द पॉजिटिव आउटकम, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसको हम सही ना कर सकें या सुधार ना सकें, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है। इनकॉरिजिबल रिफर्स टू द समथिंग और समवन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, रिफॉर्म्स और इम्प्रूव्ड। ठीक है। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन ऑफ द मैरिजेस, जो विवाह से नफरत करता हो यानी जो शादी से करने से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिजोगैमी। ठीक है। मोनोगैमी जो एक से शादी करता है। पॉलीगैमी जिससे बहुतों से शादी करे यानी कई शादियाँ करे। बाईगैमी मतलब जो दो से शादी करे। तो मिजोगैमी रिफर्स टू डिसलाइक और एवर्जन ऑफ द मैरिजेस। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डायरेक्टेड स्पीच। ठीक है। अब बगल में जो लिखा रहेगा इनडायरेक्टेड स्पीच में चेंज करना है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। ही सेड, उसने कहा, आई शैल टेक यू टू पुलिस स्टेशन, यू रिफ्रेन। ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, तुमने मना कर दिया। तो बात किससे हो रही? ही सेड, आई शैल मतलब ही है और आई है, दो लोगों के बीच में बात हो रही। ठीक है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है लेकिन इसको आई मान के चलेंगे क्योंकि ही और आई यानी दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो ही सेड दैट, जब यहाँ लगता है तो यहाँ दैट लगता है। ही, अब देखो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो ही, अब ही फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही लग गया। शैल का वुड हो जाएगा। टेक मी, अब देखो यू की जगह मी हो गया। मी क्यों हो गया? क्योंकि बात किससे हो रही है? एक हमसे हो रही है और एक थर्ड पर्सन से बात हो रही है। तो सेकंड पर्सन मैं हूँ, थर्ड पर्सन सेकंड हमसे कह रहा है, तो मी हो जाएगा। टू पुलिस स्टेशन एंड कॉल्ड मी अ रुफेन। माई फ्रेंड सेड टू मी, उसने, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे दोस्त और मेरे बीच में बात हो रही है। ठीक है। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये नियम होता है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक। माई फ्रेंड टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाता है मी दैट, जब यहाँ से हटता है तो यहाँ पे दैट लगता है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड की जगह ही लग जाएगा। ही हैड, अब पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड कम दैट डे, टुडे का दैट डे होता है, टुडे का चेंज करते हैं तब दैट डे में चेंज होता है। एंड वुड, विल का वुड हो जाएगा। लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। ये सब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं, तो वो नियम है। उसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड मतलब तो बगल में जो लिखा होगा उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हेयर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड, वो आश्चर्य हुई। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं? हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, शी फेंटेड। ठीक है। जैसे ये दो सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस बना दो। तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ही फेंटेड, शी फेंटेड। ठीक है। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ये हट जाता है। देखो ही वॉज फाइंड, ठीक है, ही हट जाएगा, सीधे लगेगा। नहीं, ही वॉज नहीं, यहाँ पे एंड लगेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यहाँ एंड लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ही वॉज फाइंड एंड ही हैड इम्प्रिजन्ड। ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब किसी में से, दोनों में से कोई एक चेंज करना है तो देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दो दिए हैं, एक चेंज करना है। ही इज़ टू हार्ड, बहुत, टू ब्रेक मतलब बहुत कठिन है इसको तोड़ना है। रिमूव टू करना है तो टू जब हटता है तो सो लग जाता है, टू जब हटेगा तो हमेशा सो लग जाएगा। तो इट इज़, सॉरी लिखा, इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, तो लिखा इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, वो इतना कठोर है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक, वो बहुत कठोर है कि उसे तोड़ नहीं सकते। तो इस ऐसा कब होता है कि आपके दोनों सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। बस आपको केवल सेंटेंस का फेस बदलना है, यानी चेहरा बदल देना है कि टू हटा दिए तो क्या लगा, तो टू हटाते तो सो लगाते, सो और दैट लगाते हैं यहाँ पे, फिर आगे दैट लगा देते हैं।
ठीक है। स्विच ऑफ द फैन, ये पैसिव वॉइस में चेंज करना, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करो, लेट द फैन बी स्विच ऑफ, ठीक है, तो ये लेट का प्रयोग होता है, ठीक। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, उसने एक लेटर जो है वो रिसीव किया, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। इसमें क्या, करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये गलत लिखा हुआ, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे या ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर, ठीक है। तो हैज़, देखिए यहाँ पे हैज़ लगा तो बात पुरानी हो गई, तो यस्टरडे नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यस्टरडे लगा तो गलत सेंटेंस है, तो सिर्फ हो जाएगी ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो यहाँ पे देखो इंडिया इज कॉन्फिडेंट, अब यहाँ देखो टू बीटिंग नहीं, ऑफ बीटिंग हो जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट टू नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान, ठीक है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, सेंटेंस टू मेक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें डिफर करना है, डिफर करना है मीनिंग, जैसे बर्थ, बर्थ होता है, बर्थ मतलब जन्म लेना, शी गेव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी, जैसे उसने जो है एक हेल्दी बेबी का जन्म दिया। बर्थ, ही रिजर्व द बर्थ ऑन द ट्रेन इन माई जर्नी, तो ये बर्थ क्या होता है, ये बर्थ जो ट्रेन की बर्थ होती है, जिसको आप रिजर्वेशन कराते हो उसमें ट्रेन में होता है, ये बर्थ मतलब जन्म देना। फिर देखो कैनवास, इस कैनवास मतलब होता है, देखिए इसमें एक एस कम हो तो इस ये वाला कैनवास पेंटिंग में यूज़ करा जाता है, मतलब इसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है, और ये जो कैनवास होता है ये टेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, द आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑन कैनवास, देखो पेंटिंग की है कैनवास पे, अगर एक जुड़ जाए ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, द कैंडिडेट वेंट टू डोर डोर टू कैनवास फॉर वोट्स, वेंट डोर टू कैनवास, डोर टू डोर वोट्स, ठीक है। तो कैंडिडेट वेंट डोर टू कैनवास फॉर वोट्स, ठीक है, तो उसने शायद इससे मतलब होता है वोट मांगना बोल लो होगा इसका मीनिंग, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेशन, खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स, जिसको मोबाइल ये सब को गैजेट्स बोलते हैं, का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है, इसके कारण फसाद, हताश और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। तो देखो खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। टू लिव अ हैप्पी लाइफ इट इज़ एसेंशियल टू बिकेम अ मेंटली हेल्थ, एज इट इज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। देखो इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण, ठीक है। एज इट प्ले, कौन प्ले, जब आप बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो, क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इन द चेंजिंग टाइम, बदलते समय, देखिए बदलते दौर में नशे की लत, दैट इन चेंजिंग टाइम, एडिक्टेड ड्रग्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स, जब बहुत ज़्यादा गैजेट्स का अधिक प्रयोग करते हो, एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस, और जीवन शैली जो आपकी जो जिस तरीके से आप जीते हो, चॉइसेस आर नेगेटिवली इफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं, ऑफ योर पीपल, ऑफ यंग पीपल, जो नए युवा लोगों को, ठीक है। एज अ रिजल्ट केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फसाद, लड़ाई झगड़ा, डिस्पेयर, हताशा, बहुत निराश हो जाना, सुसाइड, आत्महत्या जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। सेक्शन डी जो है वो आपका लिटरेचर है, इसको पढ़ते हैं, देखो क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक। हु वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसकी वो कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ का रहने वाले था, उसका एम्बिशन क्या था, उसकी जो थी वो एम क्या था। मुकेश वॉज अ फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर नोन एज हिज सोलफुल वॉइस, ही बिलोंग टू दिल्ली, दिल्ली से था, इंडिया। हिज एम्बिशन वॉज बिकेम अ सिंगर, वो एक सिंगर बनना चाहता था। ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन बॉलीवुड, उसने बॉलीवुड में ग्रेट सक्सेस प्राप्त किया, लीविंग लास्टिंग इम्पैक्ट इंडियन म्यूजिक, ठीक है, और उसने जो है बहुत प्रभाव डाला। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। एम हैमल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेजेस, कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि बहुत ये क्लियर है,
बहुत क्लियर लैंग्वेज है और जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्या है, ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू गार्ड एंड चेरिश इट एज इट वॉज की टू देयर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, फिर देखो व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू डू टू ट्रेन डॉगलास। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डॉगलास बाय using a pulley and rope system to help him overcome his fear of water. He taught him breathing techniques, swimming strokes, and built his confidence through the regular practice until the Douglas could swim independently. तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, डॉगलस को कैसे ट्रेन किया, ठीक, कैसे ट्रेन किया, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द टू ट्रेन डॉगलस। ठीक है, तो रोप सिस्टम का प्रयोग किया, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, उसके बाद आप स्विमिंग करना सिखाया और तब तक हेल्प किया जब तक कि वो अपना स्वयं नहीं तैरना सीख गए। ठीक है, वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज रैट ट्रैप। तो ये क्वेश्चन है, द पेडलर कंसिडर द वर्ड द रैट ट्रैप बिकॉज इट ल्यूर्स people with the material possessions like wealth and luxuries, just as cheese lures a rat. Once trapped, they struggle to escape, much like rat catch in the rat trap. Answer any of the following question about 80 words। ठीक है, ये 7 नंबर का है। I will have a fear to fear itself, justify his statement on the basis of the lesson deep water। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सोफी was the creator of her on disappointment, do you agree, give the reason for your answer। क्वेश्चन 9 है, read the following extract carefully and answer the question that follow। ठीक है, ये दो दो तीन क्वेश्चन है, दो तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases till will never pass into the nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of the sweet dreams and health and quiet breathing. What is the joy of forever? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो ये रीड करके आंसर देना था। दूसरा देखो, बी है, व्हाट विल हैपन विद द थिंग ऑफ ब्यूटी, द लव लाइननेस विल कीप इंक्रीजिंग एंड इट विल नेवर फेड एंड पास इन टू द नथिंगनेस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थिंग ब्यूटी ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस विद द पीसफुल शेल्टर, स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड सेंस ऑफ काम। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, तो माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है पढ़ सकते हैं। The poem My Mother at 66 is composed by the Kamla Das. His poem showed the fear of losing her mother of the poetess. Her mother is in the last stage of life, so that the poetess feel that her mother will pass away soon. Poetess give scared of his thought. To come out the thought, she looked outside of the car. ठीक है, the word outside was full of joy activity. The young trees seemed rising fast and children looked very happy. At airport she looked again at her mother. She felt pain a look at the colorless and pale face of her mother. But hiding her tears, poetess said, "She, she your soon, अम्मा, see you soon, अम्मा।" तो ये सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर चार्ली,
Sam wrote to Charlie that he had safely reaches Galesburg, Illinois in 1894. He described the peaceful and simple life there and invited Charlie and his wife Lucia to join him. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. आप इसको देख सकते, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. What prediction were made at the Tiger King's birth? A Tiger King's birth, astrologer predicted that he would grow up to be a great warrior, but would eventually die because of a tiger. His prophecy shaped his life and actions as she tried to save fate. फिर है, who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? Mr. Lamb is an old, lonely man with a positive outlook on life. He has a tin leg and enjoying nature. Derry, a boy with a burnt face, enters Mr. Lamb's garden and climb over the wall, thinking it is empty. ठीक है. The next question है, why did Mr. Dr. Sadau's father send him to America? ठीक है. तो Dr. Sadau's father sent him to America to study the medicine and surgery because of he wanted Sadao to become a skilled doctor and serve Japan, and he valued education and tradition but ensured Sadao's return his homeland. Question number 12. Answer any of the following question about 80 words. Who was the psychiatrist? What did he say about the third level? ठीक है. तो साइकाइट्रिस्ट कौन था? द साइकाइट्रिस्ट इन द स्टोरी इज द थर्ड लेवल वॉज द चार्लीज फ्रेंड. When the Charlies told him about the third level at the Grand Central Station, he dismissed at walking dream, and a result of Charlie's stress, dissatisfaction with the modern life. He explained that Charlie was trying to escape the reality by imagining a peaceful past. According to him, Charlie's belief in the third level was psychological reaction to the pressure of the present. However, late events in the story suggest that the third level of might eventually exist. Question number B देखते हैं. How did Dr. Sadao save the life of American war prisoner? How did his wife Hannah help him in that act, and what was the reaction of the servants and why? Explain. तो आप पढ़ सकते हैं. देखिए क्वेश्चन है, आंसर है. ठीक है, कि जो है सदाव जो है वो किस तरीके से अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प किया और उसकी वाइफ ने उसको कैसे मदद की. सदाव सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वॉर प्रिजनर बाय द ट्रीटिंग वुंड्स मतलब घाव, डिस्पाइट नोइंग ही वॉज एन एनिमी, जबकि वो की एक दुश्मन था. ही परफॉर्म सर्जरी एंड गेव हिम अ मेडिकल केयर टू होम. हिज वाइफ हैना असिस्ट बाय क्लीनिंग द प्रिजनर टू प्रोवाइडिंग फूड थ्रू दो शी गिव वॉज स्केर्ड, जबकि वो डरी हुई थी फिर भी उसकी मदद की. द सर्वेंट्स वर शॉक्ड एंड डिसअप्रूव्ड फियरिंग पनिशमेंट फ्रॉम द अथॉरिटीज. दे सॉ इट as a betrayal of Japan and eventually left the house in protest. Despite of the risk, Dr. Sadao's late helped the prisoner escape on the boat, ensuring his safety without getting catch. ठीक है, तो ये था कि सदाओ ने उसकी मदद की क्योंकि वो जबकि दुश्मन सेना का था, अमेरिकन था और ये जापानी थे, तो उसकी मदद की. और फिर जबकि वहाँ पे लोग चाहते थे कि उसको मदद ना करें, फिर भी उसने जो है मदद की. तो ये पेपर था पूरा जो कि कंप्लीट हो गया. तो आप इसको पढ़िए और कल का पेपर अच्छे दीजिए. अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.